तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस कहानी को सुनिए, क्योंकि इस तरह की कहानी शायद ही आपको किसी चैनल पर सुनने को मिलेगी। हालांकि मैं आपसे ये पहले ही कह देना चाहता हूं कि ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन ये कहानी थोड़ा हटकर भी है। इसीलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, दुनिया में कई सारी चीजें किसी को हानि पहुंचाने के मकसद से भी बनाई जाती हैं। इसीलिए बिना जाने उन चीजों को इस्तेमाल करने का बहुत बड़ा खामियाजा भी आप सभी को भुगतना पड़ सकता है। वैसे मुझे बचपन से ही गाना गाने और सुनने का बहुत शौक था, और एक यही कारण था कि मैं बचपन से ही अपने गाने पर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया करता था। मैंने बहुत ही कम उम्र में सुरों को सीख लिया था और ठीक आगे चलकर मैं गायक बनना चाहता था। सुबह शाम मेरे दिमाग में सिर्फ कैसे गाने के सुरों को और अच्छी तरह से किसी के सामने पेश किया जाए जिससे कि वो उसका मन मोह ले, बस यही चलता रहता था। मैं सुबह शाम पुराने गायकों की जीवनी के बारे में पढ़ता रहता। मुझे ये जानने में बहुत रुचि होती थी कि कैसे कोई एक मामूली सा गायक पूरी दुनिया के गीत को अपने एक अलग नजरिए से बदल देता है और एक महान गायक बन जाता है। ठीक इसी तरह इन महान लोगों की जीवनी पढ़ने से मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता था। इसीलिए मैं सुबह शाम म्यूजिक लाइब्रेरी में जाता था। हालांकि मैं भी अपनी एक नई धुन बनाना चाहता था जो सबसे अलग हो, जिसे सुनने के बाद कोई भी उस धुन में मोहित हो जाए और कभी भी वो उसे भूल ना पाए। मैं बस यही सोचता रहता कि कैसे ऐसी धुन बनाई जाए, क्योंकि ये कहना तो काफी सरल था, पर इसे पूरा करने में अभी शायद सालों भी लग सकते थे। इसी सोच को लिए मैं एक दिन म्यूजिक लाइब्रेरी में गया। मैंने लगभग उस लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली थी। इसीलिए उस लाइब्रेरी में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जहां पर मैंने घंटों ना बिताए हो। मैंने सोचा कि आज कुछ अलग पढ़ा जाए, आज कोई और सेक्शन घूमना चाहिए। पर दोस्तों, हैरानी तो मुझे तब हुई क्योंकि ऐसा कोई सेक्शन बचा ही नहीं था जहां पर जाकर मैं कुछ नया पढ़ सकूं। हाँ, ठीक उस दिन वहां पर एक नया लाइब्रेरियन आया था। लाइब्रेरियन दिखने में बहुत अच्छा आदमी लग रहा था। मैंने उससे पूछा, यहाँ पर कोई नया सेक्शन नहीं है किताबों का? इधर उधर देखते हुए मैंने उस लाइब्रेरियन की तरफ देखा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर भी कोई हाव भाव नहीं आए। बस उसने अपने हाथों से एक और इशारा किया। वो मुझे लाइब्रेरी के आखिरी सेक्शन की तरफ इशारा कर रहा था और शायद वहां जाने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं तो उस सेक्शन को काफी बार पढ़ चुका था, पर न जाने क्यों मैंने दोबारा उधर जाने का फैसला किया। वहां जाते ही वहां जो मैंने देखा वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। मैंने वहां पर लाइब्रेरी का एक नया सेक्शन देखा जो दिखने में कोई भी सेक्शन जैसा नहीं लग रहा था। वहां पर कुछ बुक्स का संगठन था जो एक आखिरी सेक्शन के रूप में बना हुआ था। मैंने लाइब्रेरियन से इसके बारे में पूछा तो उसका जवाब आया, सर मैं आज यहाँ नया आया हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपको किताबें चाहिए तो आप ले लो। इसके बाद मैं उस सेक्शन में किताबें ढूंढने लगा। हालांकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 किताबें ही थी, पर सभी अनमोल लग रही थी। मैंने उनमें से एक किताब निकाली, पर वो किताब मुझे पढ़ने में नहीं आ रही थी क्योंकि उसके ऊपर लिखे हुए शब्द संस्कृत भाषा में थे। मैंने उस किताब को जैसे ही उस कबर्ड से निकाला, एक एक करके सारी किताबें वहां से नीचे गिर गई। हालांकि ये देखने में काफी हैरानी वाली चीज थी, क्योंकि वो सेक्शन दूसरे सेक्शन से भी जुड़ा हुआ था और दूसरे सेक्शन में भी कई सारी किताबें रखी थी। पर जैसे ही मैंने आखिरी सेक्शन की किताब निकाली तो उसकी सारी ही किताबें गिर पड़ी, लेकिन दूसरे सेक्शन की किताबों को कुछ भी नहीं हुआ। पर मैंने इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं किया और सीधा अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर जाते ही मैंने उस किताब को बिस्तर पर रखा और बाथरूम में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगा। इसके बाद मैं अपना खाना खा पीकर रात को आराम करने के लिए लेटा कि तभी मैंने इस बुक को पढ़ने का फैसला किया। यकीनन किताब बाहर से बहुत मोटी लग रही थी और आकर्षक भी,
मैंने किताब खोलने की कोशिश की, पर किताब खुल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने इसे गोंद से चिपका दिया हो। मैंने बहुत जोर लगाया और अचानक से एक ढक्कन की तरह वो किताब खुल गई। सच कहूं तो वो एक किताब नहीं थी, बल्कि वो बक्सा था जिसके ऊपर किताब का रंग दिया हुआ था। और ठीक उस बक्से के अंदर एक बड़ी सी सीडी थी। लेकिन मुझे पता था कि ये सीडी अभी के समय की नहीं है और इसे पुराने समय में गाना सुनने के लिए यूज किया जाता था। ये सीडी सिर्फ ग्रामोफोन में लगती थी। दूसरी तरफ मेरा तो बचपन से ही शौक था, तो इसीलिए मैंने हर वो चीज अपने पास रखी थी जिसे मैं पसंद करता था। मैंने जल्दी से उस सीडी को ग्रामोफोन में लगाने की काफी कोशिश की। हालांकि सीडी का आकार ग्रामोफोन के हिसाब से एकदम सही था, पर फिर भी वो लग नहीं रही थी। मैंने थक हार कर हार मान ली और किचन में चला गया। मैंने किचन में जाकर जैसे ही पानी की बोतल अपने हाथ में ली कि तभी मुझे एक मनमोहन सी ध्वनि का आभास हुआ। ये ध्वनि बहुत ही मोहित कर देने वाली थी। शुरू में इस धुन ने मुझे अपने जाल में घेर लिया, लेकिन कुछ 2 मिनट बाद इस धुन की आवाज एक खौफनाक सी चीखती हुई धुन में बदलने लगी। ये धुन अब एक खौफनाक रूप लेने लग रही थी। मैंने सोचा कि ऐसा कौन अजीब सा गाना गा रहा है। मैंने हॉल में आकर देखा तो ग्रामोफोन में वो सीडी एकदम फिट हो चुकी थी और चलने भी लगी थी, और ठीक इसी सीडी से ये धुन निकल रही थी। इस धुन को सुन के मालूम पड़ता था किसी बड़े गीतकार ने बनाया होगा, पर यह धुन किसी को मार डालने या किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा में बनाई होगी। एक संगीत का जानकार होने के नाते मुझे पता था कि यह धुन अच्छाई या खुशी को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मुझे यह ध्वनि बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने ग्रामोफोन को बंद कर दिया और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। पर अचानक से फिर से यही धुन वापस बजना शुरू हो गई, और ठीक इसी बात ने मुझे हल्का सा डरा भी दिया था। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो सीडी अभी भी ग्रामोफोन में लगी हुई थी। एक पल के लिए तो मुझे यूं लगा कि शायद गलती से छूट गई होगी। मैंने फिर से ग्रामोफोन जाकर बंद कर दिया और सीडी को निकालकर टेबल पर रख दिया। पर इस बार मैं जैसे ही मुड़ा कि धुन वापस से बजना शुरू हो गई। यकीन मानो मेरे अंदर डर की एक सिहरन सी दौड़ पड़ी। हाथ पैर मेरे हल्के हल्के कांपने लगे थे, और शायद जिस चीज की मुझे आशंका थी वही घटित होने वाली थी। मैंने धीरे से अब ग्रामोफोन का प्लग भी निकाल दिया, पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि ग्रामोफोन का प्लग निकालने के बाद भी वो धुन की आवाज ग्रामोफोन से ही आ रही थी। वो धुन कुछ देर के लिए भी नहीं रुक रही थी, और अब वो धुन धीरे धीरे मुझे मोहित से ज्यादा पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से वो किताब को ढूंढने की कोशिश की जिसमें से ये सीडी निकली थी। किताब अभी भी बेड पर ही पड़ी थी। मैंने उस किताब को तुरंत उठाया। उस किताब पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। मैंने तुरंत उस किताब की संस्कृत भाषा को ट्रांसलेट किया, तो तब जो लिखा हुआ आया वो मुझे डराने के लिए काफी था। उसके ऊपर लिखा था कि ये मौत की धुन है और आत्माएं काली शक्तियों को आकर्षित करती हुई ये धुन बनाई गई है। किसके लिए बनाई थी ये किसी को नहीं मालूम, पर इसे खोलने वाला शायद अब कभी नहीं बच पाएगा। कृपया कर इसे बिल्कुल ना खोलें। ये बात पढ़कर मानो मेरा दिल बाहर आ गया। मैंने इस किताब को वापस से लाइब्रेरी में रख देने का सोचा, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए मैं इसे कल दे दूंगा। इस विचार के साथ मुझे पूरी रात घर के बाहर खेत में सोकर बितानी पड़ी। हालांकि नींद मेरी आंखों में नहीं थी, पर धीरे धीरे सुबह भी हो गई। इसके बाद फिर मैं घर के अंदर गया। उस वक्त घर में लाइट नहीं थी, इसीलिए मैं घर के दरवाजे से ही लौट रहा था कि तभी मुझे वही आवाज फिर से हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करी और अंदर जाकर देखा तो ग्रामोफोन बिना लाइट के ही बजे जा रहा था। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डरा देने वाली बात थी, लेकिन मैंने हिम्मत करी। फिर उस सीडी को उस ग्रामोफोन से निकालने की कोशिश की, पर मानो जैसे वो सीडी अलग से ही नहीं लगाई हो, बल्कि उसी ग्रामोफोन का हिस्सा हो। मैंने बहुत कोशिश की और जोर से खींचने पर उस सीडी के 2 टुकड़े हो गए। मैं घबराया नहीं और ठीक उन टुकड़ों को मैंने किताब में रखा
और सीधा लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचते ही मुझे पुराने लाइब्रेरियन मिले। मैंने उन्हें इस किताब के बारे में सारी बातें बता दी, लेकिन जब मैंने किताब खोलकर उन्हें सीडी दिखाने की कोशिश की और उसके अंदर से सीडी कहीं गायब थी। ये चीज मेरे लिए इतनी हैरान करने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेरी बातें सुनने के बाद मुझसे कहा, कल लाइब्रेरी बंद थी, यहाँ कोई नया लाइब्रेरियन नहीं आया था, और जिस सेक्शन की तुम बात कर रहे हो वहां पर कोई भी नई किताबों का सेक्शन नहीं है। पूरी लाइब्रेरी में कोई भी किताब संस्कृत में नहीं लिखी गई है। दोस्तों, उसके इतना कहते ही मैंने उन्हें उस सेक्शन के पास ले जाने की कोशिश की, पर मैं असफल रहा, क्योंकि ये बात पूरी तरह से सच थी कि वहां पर कोई सेक्शन नहीं था। मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइब्रेरियन एक अच्छा आदमी था, इसीलिए उन्होंने मेरी सहायता करने की सोची। उन्होंने किताब का नाम गूगल पर सर्च किया, जिससे काफी सारी चीजों का खुलासा हुआ, जैसे कि इस तरह की कुल किताबें 15 बनाई गई थी, जिसे पूरे भारतवर्ष में अनजान लोगों को बांट दिया गया था। कहा जाता है कि ये किताब शैतान की पूजा करने वाले लोगों ने मिलकर बनाई थी, और ठीक कोई भी आदमी जब इस किताब में रखी हुई सीडी की धुन सुन लेता है तो कुछ ही दिन में या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे बचने का रास्ता बहुत ज्यादा कठिन था। इसके लिए उस सीडी को किसी भी हालत में इस किताब के अंदर बंद करके किसी और को देना होगा, और जब तक वो आदमी ये सीडी को खोलकर सुन ना ले तब तक हम इससे बच नहीं सकते। पर याद रहे, वो आदमी आपका खास होना चाहिए, तब जाकर ही कहीं ये कार्य करेगा। दोस्तों, इसके बाद मेरे तो होश ही उड़ चुके थे, और हैरानी की बात तो ये थी कि जिनको मैं अपना गुरु मानता था और जिनके धुनों में अभ्यास करता था, ठीक उन्होंने ही ये धुन बनाई थी, क्योंकि संगीत की दुनिया में जल्दी से अपना नाम बनाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा का शैतान से सौदा किया था। पर जब वो अपनी बात से मुकर गए तो उन्हें इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ा। वो शैतान के वादे से मुकरने पर शैतान उन पर हावी हो गया, जिसके कारण उनके बहुत सारे गलत और गैर कानूनी काम सामने आने लगे थे, और ठीक इसी की वजह से उनकी गीत जगत में बहुत आलोचना होने लगी। बाकी यही नहीं, इस धुन की कुछ लिपियां उन्होंने अपने खून से लिखी हुई थी, जिससे कि आगे चलकर इन धुन को सीडी का रूप दे दिया गया। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद मैं सिहरन से कांप उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आते ही मैंने देखा कि वो ग्रामोफोन में अभी भी वही धुन बज रही थी, लेकिन इस बार उसकी धुन कुछ अलग ही हो गई थी। पर एक सच्चाई मेरे सामने थी कि अब वो धुन सुनने के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। मैंने जब ग्रामोफोन को खोला तो उसमें सीडी अभी भी एकदम सलामत बिना किसी टूटे हिस्से के चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मैंने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि मेरा घर कुछ दिनों पहले से काफी अंधेरा और गुमसुम सा लग रहा था, जैसे वहां पर सालों से कोई नहीं आया हो। मैंने ठीक कुछ दिन के लिए अपना घर बदलने का फैसला किया और सोचा कि शायद इससे मेरी समस्या टल जाए। मैं ठीक 2 दिन के लिए अपने दोस्त के घर रहने चला गया, पर इसका परिणाम कुछ ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। ठीक जिस दिन मैं घर में सो रहा था तो मुझे फिर से वही ध्वनि मेरे कानों में सुनाई दी, पर इस बार वो चारों तरफ से आ रही थी। मैं चुपचाप उठा और उस घर के दूसरे कमरे में भागा, लेकिन ये धुन मुझे हर जगह एक समान आवाज में सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि जल्द ही मैं इसे सुनते सुनते कहीं पागल हो जाऊंगा। मुझे ये घर नहीं, अब एक जेल लग रही थी। मुझे बहुत सारे अजीब अजीब से डरावने सपने भी आने लगे, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे मेरी जान ले लेनी चाहिए। मेरा कोई नहीं था, बस मेरा एक दोस्त था जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा था। मैं उसे ये धुन नहीं दे सकता था, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कहीं ना कहीं मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि तभी उस घर का एक आईना बहुत जोर से टूटा। तब उस आईने में ठीक मेरे दोस्त का प्रतिबिंब मुझे दिखाई दे रहा था। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और वो रात जैसे तैसे काट ली। इसके बाद मैंने वो ग्रामोफोन अपने गांव में रहने वाले एक ओझा के पास लेकर जाने का फैसला किया। यकीनन उनको ये ग्रामोफोन दिखाने के बाद
उन्हें थोड़ा सा भी समय नहीं लगा ये पता करने में कि इसके ऊपर एक शैतानी शक्ति हावी है। उन्होंने भी ठीक यही कहा कि इसे एक शैतानी शक्ति से पीड़ित किसी व्यक्ति ने लिखा है, वो भी अपने शरीर के रक्त से, जो कि शैतान को पूरी तरह समर्पित था। और ठीक तुमने इस धुन को बजाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, ओझा की वो बात सुनकर मैंने उनसे इसका समाधान पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ग्रामोफोन तुम इधर ही छोड़ दो और शायद इसका कुछ समाधान निकलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद मैं तुरंत वापस अपने घर आ गया और ठीक अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। अब भी वो आवाज घर के हर कोने में बज रही थी कि तभी थोड़ी देर बाद मुझे एक खबर पता चली कि ओझा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उन्होंने मरने से पहले कुछ स्वरों को अपने खून से दीवारों पर लिखा था, जो पढ़ने में बिल्कुल उस धुन के समान ही थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा हर दिन मौत के बराबर था। लेकिन इसी बीच मेरे दोस्त का जन्मदिन आने वाला था और ना चाहते हुए भी मुझे ये करना ही पड़ा। मैंने ठीक उस सीडी को उस ग्रामोफोन से निकालने की कोशिश की, पर इस बार वो एकदम से निकल गई। ऐसा लगा मानो उस सीडी को पहले से ही जानकारी हो कि मैं उसे किसी दूसरे को सौंप रहा हूं। मैंने उस सीडी को ठीक उस किताब में रखा और अपने दोस्त के घर उस बर्थडे पार्टी में चला गया। वो ग्रामोफोन किसी भी तरीके से मेरा साथ नहीं छोड़ रहा था। हो सकता है कि शायद आपको मेरी इस कहानी में कई सवाल भी सोचने को मिलेंगे, तो ठीक उसका मेरा एक ही जवाब है कि कई चीज तो मेरे सपनों में भी हुई जो कि मुझे हकीकत लगने लगी थी। पर खैर, बर्थडे पार्टी खत्म हो गई, लेकिन मेरे हाथ से वो सीडी फिसल नहीं रही थी। मैं चाह कर भी उसको देना नहीं चाह रहा था। इसीलिए हिम्मत हार कर मैं जैसे ही घर की ओर जाने लगा तो मेरे दोस्त ने मेरे हाथ से वो किताब छीन ली और कहा, बिना तोहफा दिए ही जा रहे हो। उसकी इस बात पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर अपने घर की तरफ रोते हुए भागने लगा। बस वो आखिरी पल था जब मैं उस किताब से बेहद दूर चला गया था। उस दिन के बाद से मेरी सारी परेशानियां तो खत्म हो गई और इस बात को भी काफी साल हो चुके हैं। साथ ही मेरा दोस्त भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। शायद मेरी ही गलती की सजा उसने भुगती, क्योंकि मैं ये सजा अपने परिवार को नहीं देना चाहता था। बस मेरे पास अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं चलता हूं आपके लिए कुछ दिलचस्प कहानियां लाने। तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।